silent night, holy night, all is calm, all is bright। आज मैं फूल गोभी के खेत में हूँ और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे फूल गोभी में जो हमारे भारतवर्ष में है, इसकी खेती काफ़ी समय से की जा रही है और शायद भारतवर्ष का प्रत्येक राज्य जहाँ जो मोस्टली हर जिले हर राज्य में कह सकते हैं कि फूल गोभी की खेती होती है। और ये एक ऐसी क्रॉप है जिसको कह सकते हैं कि फार्मर इससे बहुत ज़्यादा इनकम लेता है। एक अच्छा फार्मर के लिए, किसानों के लिए जो है फ़ायदे का ये वेजिटेबल है और इसको लोग लगाते भी हैं। लगाने का टाइम भी इसका कुछ जो है 8 महीने 7 महीने 8 महीने तक आजकल फूल गोभी की खेती होती है। मोस्टली जहाँ पर भी हम फूल गोभी की खेती करते हैं लोग किसान, वहाँ पे इसकी डिमांड भी ज़्यादा ही है। नॉर्मली हमारे देश में कॉलीफ्लावर एक ऐसी क्रॉप है जिसमें जिसकी डिमांड तो पूरे सब दिन रहती है, क्योंकि इसका हम जो फूल खाते भी हैं वो उसको हम कर्ड कहते हैं और कर्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली हमारे वैसे तो आजकल पर्पल कलर के और येलो कलर के भी जो कलरफुल कॉलीफ्लावर है वो भी आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन वाइट जो सफ़ेद कलर का जो फूल गोभी है उसकी डिमांड कुछ ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला वेजिटेबल भी कह सकते हैं। सर्दियों के मौसम में किचन गार्डन से लेकर के लार्ज स्केल पे कॉलीफ्लावर की कल्टीवेशन करते हैं और इनमें सबसे जो मेन चीज़ है इस कॉलीफ्लावर में वो है इसकी जो लगाने का टाइम। इसमें इसकी जो अगर हम जलवायु की बात करें तो ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी कल्टीवेशन होती है। यानी कि कई तरह की ऐसी ऐसी किस्में हैं जिसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी लगा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो खासकर ट्रॉपिकल जो वेराइटीज़ हैं, जैसे बहुत अर्ली जो हम लगाते हैं वो किस्में हम उसका टेम्परेचर वो 0 से जैसे 25 से लेके 35 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी वो अच्छी तरह से अच्छा कर्ड बन जाता है उसका। देखने में खूबसूरत पौधा है, बहुत ज़्यादा इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो इसको प्रोडक्शन में कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है। एक तो जो हम किस्मों का चुनाव करते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि कॉलीफ्लावर में अगर हम किस्मों का चुनाव में अगर थोड़ा भी लापरवाही बरतें तो इसका प्रोडक्शन पे सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो किसान भाइयों, मैं आज बात करूंगा कॉलीफ्लावर के बारे में, तो बात कर रहा हूँ इसमें मिट्टी के बारे में बात करेंगे। जलवायु अगर हम बात करें तो हर तरह के जलवायु में इसकी कल्टीवेशन, लेकिन मोस्टली इसको माना जाता है कि ये सर्दी की क्रॉप है। लेकिन कई सारी किस्में जो डेवलप हुई है वो उसकी जो रोपाई कह सकते हैं या उसकी ट्रांसप्लांटिंग है वो जुलाई के महीने में, बरसात के समय में भी शुरू हो जाती है। लोग जून के महीने में, जून मिड में और लेट में इसका सीड लगाते हैं और 60 से 70-80 दिनों में ये क्रॉप तैयार हो जाती है, जो अर्ली वेराइटीज़ हैं। और ये वेराइटीज़ जो है इसका जो कर्ड साइज है थोड़ा थोड़ा छोटा होता है और बट इसकी डिमांड ज़्यादा होती है और इसको मार्केट वैल्यू भी इसकी ज़्यादा होती है। जो मिड सीजन वाली वेराइटी है उसका कर्ड साइज थोड़ा बड़ा होता है, पौधे का आकार भी थोड़ा बड़ा होता है। और जो लेट वाली कॉलीफ्लावर है उसमें मैंने देखा है कि वो कॉलीफ्लावर जो है जो लेट में चलता है उसका जो कट साइज है वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही लार्ज होता है और 2-2.5 किलो 3 किलो तक कभी चला जाता है कट साइज। प्लांट भी बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, यानी उसके पत्ते भी काफ़ी लंबे होते हैं। तो कल्चरल प्रैक्टिसेज में या पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज में या लगाने की तकनीक में तीनों वेराइटी में थोड़ा अंतर होता है। जलवायु मैंने आपको बोला कि किस्मों के आधार पे हम जलवायु के आधार पे किस्मों का चयन करते हैं। खास करके जो अर्ली क्रॉप है, जो वैरायटी है जो अर्ली है
वो उसको हम जून में लगाते हैं। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में कॉलीफ्लावर पूरे वर्ष भर उगाई जाती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। कहीं न कहीं इसकी कल्टीवेशन होती रहती है। जो निचले क्षेत्र हैं, मध्य क्षेत्र हैं और ऊँचे क्षेत्र हैं, तीनों के लिए अलग-अलग वैराइटीज़ तो रिकमेंड भी है, और तीनों जगह अलग-अलग टाइप के कॉलीफ्लावर की खेती होती है। कुछ जगह जो है वो अर्ली, मिड और लेट तीनों वैराइटी होती है। कुछ जगह ऐसे हैं जिनकी जहाँ पर सिर्फ लेट वैराइटी होती है। तो कॉलीफ्लावर में जलवायु तो मैंने कहा कि इसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा वैसे तो पानी की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जल निकास वाली भूमि अगर हो, मिट्टी की बात करें तो वो अच्छी रहती है, उपजाऊ, क्योंकि इसकी जड़ बड़ी उथली होती है, तो इसमें थोड़ा मिट्टी अगर उपजाऊ मिट्टी है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इसको लगाने के लिए। और उपजाऊ मिट्टी के साथ-साथ जल निकास की उसमें सुविधा होनी चाहिए। दोमट मिट्टी क्ले में इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे तो लोग इसको बलुई दोमट में या चिकनी मिट्टी वगैरह में भी लगाते हैं, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी है, उसमें इसकी कल्टीवेशन अच्छी होती है। अ, हम जो किस्मों की अगर हम किस्मों की बात करें, तो किस्म जो है वो कई तरह से डिवाइड किया गया है। एक है जिसको हम अर्ली कॉलीफ्लावर कहते हैं, दूसरा जो है लेट अर्ली कॉलीफ्लावर है, तीसरा लेट मिड कॉलीफ्लावर है और चौथा लेट कॉलीफ्लावर है। तो इन चारों में इसको डिवाइड किया गया है, और किस्मों जो है बहुत सारे, जैसे खास करके पंतनगर यूनिवर्सिटी, ICAR, IARI के द्वारा या हमारे पालमपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत सारी ऐसी किस्में दी गई है जिसका जो हर सीज़न के लिए जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो अगर हम सबसे अर्ली की बात करें तो उसमें जो वैरायटी आती है वो अर्ली कुंवारी आती है, बहुत अच्छी वैरायटी है। ये वैरायटी जो है वो जून जुलाई में लोग लगा देते हैं इसको, इसकी ट्रांसप्लांटिंग जुलाई में कर देते हैं, जून में इसकी सीडलिंग तैयार करते हैं, और ये वैरायटी जो है ये मार्केट में कई नामों से, कई ब्रांड से अवेलेबल है। लेकिन अर्ली कुंवारी जो है, इसका जो टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड होता है 20 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये अच्छे परफॉर्म करती है। तो ऑलमोस्ट जो गर्मी का एंड रहता है उसी समय इसको लगाते हैं। और ये वैरायटी जितनी भी किस्में कॉलीफ्लावर की किस्में, उसमें सबसे अर्ली मानी जाती है। उसके अलावा पूसा दीपाली है, ये किस्म भी अच्छी है। इसका जो प्रोडक्शन है, कर्ड का साइज़ थोड़ा छोटा ज़रूर होता है। दोनों मतलब ऑलमोस्ट जो अर्ली वाली जितनी भी वैरायटी है, उनका जो कर्ड का साइज़ है ऑलमोस्ट 500 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम के बीच में ही होता है। तो क्योंकि और शॉर्ट ड्यूरेशन की कह सकते हैं कि इसका ड्यूरेशन जो है 65, 70, 80 दिन में ये तैयार हो जाती है। और अगर इन किस्मों की दूसरा जो बात करें, इसमें एक पंत गोभी 2 और पंत गोभी 3 जो पंतनगर यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया है, ये भी अर्ली कॉलीफ्लावर है। इसका कट साइज़ भी मिड से थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है। और इसके बाद पूसा अर्ली सिंथेटिक भी जिसको हम बोलते हैं, पूसा अर्ली सिंथेटिक जो है वो भी अर्ली अर्ली कॉलीफ्लावर में आता है। और तो आपको मैंने बोला कि अर्ली कुंवारी, पूसा दीपाली, पंत 2, पंत कॉलीफ्लावर 3, उसके अलावा पूसा अर्ली सिंथेटिक, ये 4-5 वैरायटी है जो ये हाइब्रिड्स नहीं हैं, ये वैरायटीज़ हैं, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है अर्ली सीजन में। खास करके हम बरसात के बाद इसकी रोपाई करते हैं शॉर्ट डे। उसके अलावा अगर हम मिड अर्ली की बात करें तो उसमें इम्प्रूव्ड जैपनीज़ बहुत अच्छी वैरायटी है। इम्प्रूव्ड जैपनीज़ को हम लगाते हैं, और ये इसका कट साइज़ मिड साइज़ का है, 1 किलो से करीब से बड़ा होता है। उसके बाद पंत हाइब्रिड जो 4 है, और पूसा हाइब्रिड है, पंत गोभी 4 और पूसा हाइब्रिड जो 2 है, और पूसा शरद, ये 3-4 वैरायटी है जो हम मिड जो है मिड अर्ली में लगाते हैं। ये जुलाई अगस्त में इसकी सोइंग जो है नर्सरी तैयार कर लेते हैं, और जुलाई अगस्त के बाद इसको हम जुलाई अगस्त में ही ट्रांसप्लांट हो जाती है। ये भी 70, 75 या 90 दिन की करीब क्रॉप हो जाता है। इसको टेम्परेचर चाहिए 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर। तो जैसे हम इसको लगाते हैं, मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि अगर हम मिड को अर्ली में या अर्ली को लेट में या लेट को मिड अर्ली में लगा दें तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा।
फिलहाल हम वैरायटी की बात करते हैं। एक उसके अलावा एक कैटेगरी और होती है जिसको हम मिड लेट कहते हैं। ये लेट वैरायटी से पहले की है और इसमें जो कुछ किस्में हैं जिसके बारे में पूसा सिंथेटिक है, बड़ी अच्छी वैरायटी है। उसके अलावा पंजाब जायंट 35 है। पूसा हिम ज्योति है, बहुत ये भी मिड अर्ली में आता है, यानी कि और उसके बाद पंत सुब्रा और पूसा सुब्रा, ये दो वेराइटीज़ हैं जो पंतनगर की है और एक IRI के द्वारा निकाले गए हैं। ये 4-5 वेराइटीज़ हैं। ये किस्में जो हम लगाते हैं, इसका फूल का जो कर्ड का आकार होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, 1 से 1.5 किलोग्राम का होता है और ये भी 100 दिन के अंदर में ही तैयार हो जाती है। इसका प्रोडक्शन जो है अर्ली से ज़्यादा अच्छा है और लेट से थोड़ा कम है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये सारी वेराइटीज़ जो है लगाते हैं फार्मर। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी ये कुछ वैरायटी दी हुई है, कुछ हाइब्रिड्स दी गए हैं। इसके अलावा हम अगर लेट वैराइटीज़ की बात करें तो उसमें ये लेट वैरायटी में सबसे मुख्य नाम जो आता है वो स्नोबॉल का। आपने सुना भी होगा कि स्नोबॉल वैराइटीज़ जो है उसका कर्ड का साइज़ जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। जब हम कर्ड लगाते हैं, जब हम कॉलीफ्लावर लगाते हैं तो उसका कर्ड जो बनता है वो 1.5, 2, 2.5 किलो, 3 किलोग्राम तक का मैंने देखा है इसको जो साइज होता है। और ये इसका जो वाइटनेस है जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो सफ़ेद, इसका जो कलर है इतना सफ़ेद होता है ये कि देखने में बहुत खूबसूरत होता है। इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं और ये जो वेराइटीज़ हैं, पूसा स्नोबॉल एक करके आती है, पूसा स्नोबॉल 1 करके आता है, पूसा स्नोबॉल K25, पूसा स्नोबॉल K1 करके आता है। उसके अलावा ऊटी नंबर 1, ऐसे कई सारी हाइब्रिड्स हैं या और वेराइटीज़ भी हैं जो लेट सीजन में लगाई जाती है। लेट सीजन में जो लगती है कॉलीफ्लावर, उसको टाइम जो है वो 100 से 125 दिन के बीच का टाइम लगता है। पत्तों का आकार भी बड़ा होता है। मैंने आपको बोला था कि कॉलीफ्लावर में हम खास करके इन बातों का ध्यान अवश्य किसान को रखना चाहिए जो खास करके पहली बार अगर कॉलीफ्लावर लगाते हैं। वैसे तो किसानों को ये बात पता है कि अगर हम मिड अर्ली और लेट वैरायटी के बारे में ज़्यादा चर्चा कॉलीफ्लावर में क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अगर अर्ली कॉलीफ्लावर को आपने लेट लगा दिया, तब या मिड में लगा दिया या लेट में लगा दिया, जो भी किस्में मैंने बताई है, तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि उसमें जो फूल कर्ड बनेंगे वो छोटे-छोटे बनेंगे। फूल बन करके कई बार ऐसा आता है कि लोग प्राइवेट सेक्टर नर्सरी से पौधे ले आते हैं या सड़क पे जो बेचने वाले वेंडर्स होते हैं उनके पास से नर्सरी ले आते हैं और कॉलीफ्लावर में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसका जो कर्ड साइज है वो छोटा ही बन पाता है, वो नहीं बन पाता या बटन टाइप का बनता है। तो ये जो कारण है ये कॉलीफ्लावर में ये होता है, उसी के कारण से जिसको हम कह सकते हैं कि अर्ली को हम जब लेट या मिड या और लेट लगाते हैं। लेकिन जो लेट वैरायटी है उसको हम अगर अर्ली लगाते हैं या मिड में लगाते हैं, तो जैसे कोई स्नोबॉल की जितनी भी वैरायटी हैं, जितनी भी किस्में हैं, तो उसमें मैंने देखा है या उसके बारे में कह सकते हैं कि उसका जो ग्रोइंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम लेट वैरायटी को मिड में लगा दें या अर्ली लगा दें, गलती से अगर लग जाता है, तो उस कंडीशन में उसके पत्ते की बढ़वाड़, पौधे की बढ़वाड़ बहुत बड़ी हो जाती है। शुरू में तो यह तो चलेगा नहीं और अगर पौधा सर्वाइव भी कर गया तो उसके पत्ते बहुत बड़े-बड़े हो जाएँगे और जो बटनिंग जो जो सॉरी जो कर्ड फॉर्मेशन है वो बहुत लेट होता है या इतना लेट होगा कि आदमी कई बार सोचता है कि पता नहीं इसमें कॉलीफ्लावर बनेगा भी कि नहीं। तो ये 2 कंडीशन जो है कॉलीफ्लावर में वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि जब आप कॉलीफ्लावर लगाते हैं तो सिलेक्शन ऑफ वैरायटी, वैरायटी का जो चयन आप करते हैं उसको आपने कैसे देखना है। उसमें देखने वाली बात ये है कि कॉलीफ्लावर में जो बटनिंग की समस्या आती है उसका एक रीज़न ये भी है कि ये और दूसरा जो है कि जो ब्लाइंड कर्ड बनता है, यानी ब्लाइंड कॉलीफ्लावर जो बनते हैं जिसमें कर्ड बनता ही नहीं है, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो ये दोनों कारण हैं जिसके कारण से किसानों को वैरायटी सेलेक्ट करने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, खास करके कॉलीफ्लावर में। उसके अलावा हम बात करें, ये तो किस्मों की बात हो गई। उसके अलावा इसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज़ अगर हम लगाने की बात करें, तो नर्सरी इसकी दी जाती है। ये ऐसी क्रॉप है इसकी डायरेक्ट सोइंग तो होती नहीं है। नर्सरी के लिए हम जैसे अगर जून-जुलाई में लगाएँ तो इसमें डैम्पिंग ऑफ की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, वो ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन नर्सरी जब हम इसको लगाते हैं ख़ास करके जून-जुलाई के महीने में, तो थोड़ा प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है ताकि अगर अधिक बारिश हो जाए तो मुश्किल ना हो या हमारी नर्सरी पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए। और डैम्पिंग ऑफ की समस्या से हमें
मतलब जूझना ना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि डैम्पिंग ऑफ इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है कि पूरा का पूरा क्रॉप, पूरा जो नर्सरी है हमारा ख़त्म हो जाता है। तो सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जो क्यारी है आप उसको बनाइए, क्यारी के को ट्रीट कर लीजिए, सोलराइजेशन भी कर लीजिए पॉलीथीन शीट से ढककर, क्योंकि उसमें गर्मी का सीज़न होता है। और उसके बाद उसमें आप प्रति स्क्वायर मीटर जो 4 से 5 किलोग्राम गोबर की खाद, जो सड़ी गली गोबर की खाद है, छनी हुई होनी चाहिए, और ख़ास करके या फिर केंचुआ का खाद जो आपको वर्मी कंपोस्ट है वो मिला सकते हैं। उसके अलावा 100 से 200 ग्राम 100 से 150 ग्राम आप इसमें 12-32-16 मिला सकते हैं, और मिथीमेट वगैरह मिला दीजिए थोड़ा। बेविस्टिन और M45 को भी आप डाल सकते हैं 10 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर में, तो कुछ संभावना रहती है। इसके अलावा जो हम ट्राइकोडर्मा वगैरह से भी सीड को ट्रीट करते हैं, या हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी सुना है आपने कि इसको किया जाता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे सीड को 8 से 10 मिनट के लिए हम भिगोते हैं, और उन कोई कपड़े में बांध करके, और जब उंगली बर्दाश्त करने उतने टेम्परेचर पे हम जो पानी को गर्म करके जब हमारा उंगली बर्दाश्त करने लगता है, उसके उसी टेम्परेचर पे इसको हम 8 से 10 मिनट तक रखते हैं, और उसके बाद उसी को निकाल करके फिर उसको सुखा करके, और जो सीड ट्रीटमेंट है खासकर बेबिस्टीन या थायराम या जीरम जो भी है आपके पास मिलता है, कैप्टन है, तो उससे इसको ट्रीट करके आप इसको सोइंग कीजिए, तो डैम्पिंग ऑफ की समस्या कम आएगी। ऊंची उठी हुई क्यारी जरूर हर समय बनाएं। नर्सरी के लिए सबसे बेस्ट जो टेक्निक है वो थोड़ी उठी हुई क्यारी ही होनी चाहिए। मेरा और भी कहना है कि नर्सरी प्रोडक्शन टेक्निक भी अपने आप में एक अलग सा तकनीक है। इसमें बहुत सारे लोगों इसको प्रोटेक्ट रखना चाहिए। इसको मतलब ऐसे ज़मीन में यूज़ करें जो नर्सरी का वैसे साइड बदलते रहने से ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें कई बार समस्याएं कम आती हैं। और कभी भी वैसे तो लोग अर्ली कॉलीफ्लावर वगैरह लगाते हैं, तो चूँकि इसका सीड का कॉस्ट ज़्यादा महंगा नहीं होता है, तो लोग ज़्यादा घना भी डाल देते हैं। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरी है कि अच्छी क्वालिटी की नर्सरी के लिए आपको वैसे लाइन सोइंग इज बेस्ट, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको छिड़काव विधि से अगर आपका हाथ अच्छा चलता है तो अच्छी तरह से आप इसको नर्सरी को ग्रो कर सकते हैं। इसकी ट्रांसप्लांटिंग जो है वो अर्ली वाली की वो जुलाई में, जून के लास्ट या जुलाई में हम कर देते हैं, और जुलाई की जो ट्रांसप्लांटिंग है वो और दूसरा मिड सीजन वाली है, अर्ली मिड जो है, एक पहला तो अर्ली वैरायटी हो गया, दूसरा लेट अर्ली जो है वैरायटी है, उसकी हम अगर जुलाई में करते हैं सोइंग, और उसकी ट्रांसप्लांटिंग अगस्त में करते हैं। फिर आपका मिड अर्ली लेट अर्ली है जो वैरायटी है, उसको हम अगस्त में लगाते हैं, उसकी ट्रांसप्लांटिंग सितंबर में करते हैं, और जो लेट वैरायटी है उसकी सोइंग जो है वो सितंबर में करते हैं, और सितंबर के लास्ट में या सितंबर कह लीजिए, और अक्टूबर के नवंबर में इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो ऑलमोस्ट नवंबर में भी और दिसंबर में भी इसकी सोई ट्रांसप्लांटिंग होती है। लेट कॉलीफ्लावर का ही डिपेंड करता है कि कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन आपके यहाँ है। तो ये जो मैं वैरायटी की मैंने बात बताई टाइम ऑफ सोइंग की, जो मिड सीजन में हम लगाते हैं, मिड हिल्स में हम जुलाई में शुरू करते हैं, और जो अर्ली जो हमारा लो हिल्स है वहाँ जून जुलाई में शुरू करते हैं, जो मिड हिल्स है वहाँ पर भी जुलाई अगस्त में शुरू करते हैं, और जो हाई हिल्स में है वहाँ पे हम इसको मार्च अप्रैल में लगाते हैं, क्योंकि बाकी टाइम पे इसका जो बर्फ़ गिर जाती है उस समय इसका क्रॉप नहीं हो पाता है। लेकिन जो ऊंचे क्षेत्र वाले जो फार्मर हैं, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों वाले, उन किसानों के लिए ये बड़ा बेनिफिशियरी रहता है, क्योंकि उस समय कॉलीफ्लावर जो होता है वो बहुत कम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्राइस मिलता है कॉलीफ्लावर में हमारे स्टेट में वो है जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, खास करके किन्नौर या लाहौल स्पीति, या उसके बाद आपका जो कुल्लू मनाली वाला एरिया है वहाँ पे इसको लगाते हैं, तो वहाँ पर किसानों को एक अतिरिक्त कहते मुनाफा मिलता है कॉलीफ्लावर में। वैसे तो इसकी ज़्यादा पेरिशेबल है, इसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद तुरंत ही मार्केटिंग करनी पड़ती है, लेकिन उस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि कॉलीफ्लावर जो है रिटर्न अच्छा देती है। वन टाइम हार्वेस्टिंग है, जैसे क्रॉप को हम तैयार करते हैं तो स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग नहीं होती है, एक बार में पौधा को हम काट दिया जाता है और जो कर्ड है उसको मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद हम अगर बीड कंट्रोल की बात करते हैं, वैसे तो कॉलीफ्लावर नहीं, पहले लगाने की बात करते हैं कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो नर्सरी को आप नर्सरी जो है अच्छी नर्सरी का पौधा है, कई बार आपने देखा होगा कि इसके नर्सरी के पौधे जब उखाड़ते हैं तो उसमें ब्लैक रॉट लगा होता है, उसकी जड़ें जो है तो उसमें काले काले धब्बे होते हैं, या पूरी तरह से सूखा होता है, वायर स्टेम टाइप का बन जाता है। तो वो वाली नर्सरी को आप छांट लीजिए, उसमें ब्लैक रॉट की समस्या होती है, बाद में जाकर के आपके पौधे नर्सरी जो मेन खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो भी सूख जाएगा।
जो नर्सरी के पौधे उखाड़े उसको अच्छी तरह से छाँट लें, उसमें देखें किसी तरह का डिजीज़ तो नहीं लगा है, ख़ास करके उस टाइम पे कई बार सूखा हुआ होता है, तो वो बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए। उसके अलावा उसको आप स्टेप्टोसाइक्लिन वगैरह से आप इसके जड़ को ट्रीट कर सकते हैं, या डायथेनियम 45 और बेबिस्टिन का घोल बना करके भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके जड़ों को ट्रांसप्लांट करने से पहले लगाने की टेक्निक की जहाँ तक बात करें, मिट्टी की तैयारी की बात करें, तो 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है, जिसको गोबर की खाद कहते हैं, या 10 क्विंटल पर कनाल के हिसाब से हम गोबर की सड़ी गली खाद को हम अंतिम जुताई के समय ज़रूर मिलाएं। उसके अलावा 12-32-16 है, वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति कनाल की आवश्यकता होती है, जिसको हम मिश्रित खाद भी कहते हैं, और इसमें 12% नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 32% और पोटास 16% होता है। इसके अलावा इसमें अगर एमओपी डालना चाहते हैं तो करीब 2 से 2.5 किलोग्राम इसमें अलग से डालिए, और साथ में यूरिया जो है वो 7 से 8 किलोग्राम मिक्स करते हैं पर कनाल के हिसाब से। तो यूरिया को हम 3 स्प्लिट डोज में डालते हैं। फर्स्ट में 3 किलोग्राम जब अर्थिंग अप करते हैं या लगाते हैं, तो उस समय जो है कॉलीफ्लावर में वो करीब 2 से 2.5 किलोग्राम। सेकेंड अर्थिंग अप में भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको 1.5 से 2 किलोग्राम पर कनाल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप खेत की तैयारी के अंतिम जुताई के समय इन खादों को मिला करके, और जो बेस्ट टेक्निक है, वैसे तो टेक्निक अलग-अलग हैं, जो अर्ली लगाते हैं वो चूँकि बारिश की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसको जो आलू की तरह मेड़ बनाते हैं, उस मेड़ पे लगाते हैं लोग, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है मेड़ के एक किनारे पे। क्योंकि अगर पानी देना भी आसान होता है और जल निकास की सुविधा, बहुत ज़्यादा पानी अगर हो जाएगा खेत में, बरसात में कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उस कंडीशन में, लेकिन अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल निकास की कोई असुविधा नहीं है, यानी जो आसानी से जल निकल जाता है चाहे बारिश कितनी भी हो, तो उस कंडीशन में आप इसको फ्लैट बेड में भी लगा सकते हैं। फ्लैट बेड में लगाइए। बाकी मिड और लेट सीजन वाली वैरायटी मोस्टली हम फ्लैट बेड में ही लगाते हैं। इसके जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाना अत्यावश्यक हो जाता है। जड़ों के पास जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, ये ध्यान ज़रूर रखें अगर अच्छी क्रॉप लेनी है तो। तो क्यारी से मिस्ट में मेथड से, और लाइन में दूसरी जो है आपको मैंने बोला मेड़ विधि से, दोनों विधि से आप इसको लगा सकते हैं। फ्लैट बेड ज़्यादा बेटर होता है। अर्ली के लिए अगर आप सेलेक्ट करना है तो मेड़ विधि जो पोटैटो की तरह होता है, वो सब मेड़ बना करके और उसके एक साइड में हम ट्रांसप्लांट करते हैं। और दूसरा जो है इसको अगर इसके स्पेसिंग की बात करें तो अर्ली कॉलीफ्लावर को कम स्पेस की आवश्यकता होती है। 45 बाय 30 सेंटीमीटर पे इसको हम लगा देते हैं, यानी लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर। यानी कि तो दूसरा है कि कंडीशन है कि अगर हम अर्ली कॉलीफ्लावर लगाएं तो मिड कॉलीफ्लावर जो लेट में लगाते हैं, खास करके अगस्त में, जुलाई अगस्त में, उसको हम 45 बाई 45 सेंटीमीटर को लेना चाहिए, क्योंकि उसके पत्ते का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। और जो लेट कॉलीफ्लावर है उसको 60 बाई 45 या 60 बाई 60 सेंटीमीटर, डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी है। कई बार तो मैंने देखा कि 60 बाई 60 सेंटीमीटर भी कभी-कभी पौधे के लिए कम पड़ता है कॉलीफ्लावर में। तो कौन सी वैरायटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, और कई जगह पे अगर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है या आपको पता है अपने क्लाइमेट के बारे में, तो 60 बाई 45 सेंटीमीटर इज ऑप्टिमम, वो भी अच्छा चलता है। कॉलीफ्लावर में जो लेट कॉलीफ्लावर आपने देखा होगा कि उसमें, मैं वैरायटी के बारे में बात कर रहा था, तो एक चीज़ सेलेक्ट ज़रूर करना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए कि इसका जो कॉलीफ्लावर का जो हेड है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये ढका होना चाहिए। जितना ज़्यादा ढका होगा तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका ऊपर इसका पीलापन नहीं आता है, ढका रहेगा तो। और अगर इसको हम सेल्फ जो है वो ये वैरायटी का गुण भी है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के हाइब्रिड आपने देखा होगा कि लास्ट तक जब तक कॉलीफ्लावर बनता रहता है तब तक ये ढका ही रहता है। तो वो एक अच्छा करैक्टर है किस्मों का, और इसको बड़ा प्रेफर करते हैं किसान कि इसको जो इस तरह की वैरायटी का सिलेक्शन करना इसमें। लेकिन मोस्टली जो अर्ली कॉलीफ्लावर जितने भी हैं, अर्ली और लेट अर्ली जो है, वो उसमें मैंने देखा है कि उसमें जो सेल्फ ब्लांचिंग जिसको बोलते हैं कि कवर जो होता है वो उतना नहीं होता, ओपन होता है। कर्ड जो होता है बिल्कुल साफ दिखता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ दिख रहा है ये। तो इस तरह की कंडीशन कई बार होती है, और कई जगह आप देखेंगे कि वहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ कॉलीफ्लावर है, ये इस तरह का जो ढका रहता है, तो ये कॉलीफ्लावर है। इस वैरायटी को सिलेक्शन करने समय ये ज़रूर देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं वीड कंट्रोल के बारे में। तो खरपतवार, चूँकि बरसात वाली क्रॉप को खरपतवार की ज़्यादा समस्या रहती है जो हम अर्ली लगाते हैं। तो जब आप खेत तैयार कर लें, मेड़ बना लें, मेड़ बनाने के बाद जब खेत तैयारी हो जाए तो ट्रांसप्लांटिंग से एक दिन पहले आप उस पे पेंडिमेथिलिन का स्प्रे कर लीजिए।
स्टॉम्प का, या जो आता है लासो का स्प्रे कर लीजिए, या उसके अलावा जो ऑक्सीफ्लोराफेन है गोल का स्प्रे कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें, तीनों जो हैं इसको प्री इमरजेंस, प्री ट्रांसप्लांटिंग कह सकते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग से पहले इसका स्प्रे करके उसके बाद ट्रांसप्लांट कीजिए। इससे वीड काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है, 25 से 30 दिन तक, 40 दिन तक। ये डिपेंड करता है कि आपने स्प्रे कितने ढंग से किया है। बारिश नहीं होना चाहिए 24 घंटे के अंदर, ये ध्यान रहे। तो एक तो ये है कि वीड कंट्रोल, अदरवाइज मैनुअल वीडिंग तो ऑप्टिमम है, इसमें होता ही होता है। इसको हम कभी भी सर्दियों के मौसम में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके वीडिंग की, लेकिन मिड और जैसे जून जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर अक्टूबर तक करीब करीब जो खरपतवार हैं बहुत तेज़ी से निकलते हैं, तो इस समय थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होता है। खरपतवार किसी भी हालत में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कॉलीफ्लावर के लिए अच्छा है। वीड फ्री होना चाहिए आपका प्लॉट, ये ध्यान जरूर रखें। बहुत ज़्यादा वीड्स होने के बाद डेफिनेटली है कि उसका इफेक्ट आपके प्रोडक्शन पर, जो भी न्यूट्रिएंट है वो पौधा लेने लगता है, घास खरपतवार लेने लगता है, तो ये भी समस्या आती है। अब जो हम लास्टली हम कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर, कितनी मेहनत आपने की है, कितना ज़्यादा आपने और उसमें टाइम से लगाया, कौन सी अच्छी वैरायटी आपने सेलेक्ट की है, उसके सिलेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो आपका जो मिट्टी है वो कैसा है, जलवायु कैसा है, देखभाल आपने कैसा किया है। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के ऊपर प्लस क्वालिटी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, मार्केटिंग की जहाँ तक बात करें, इसको वन टाइम हार्वेस्टिंग, मैंने बोला एक ही बार में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। जो तैयार कर्ड है मार्केट के डिमांड के अनुसार, इसको 8 तैयार कर्ड को भी 7 से 8 दिन तक, 1 सप्ताह तक रखा जा सकता है। ये ध्यान रखिए कि जो पीलापन है, येलोइंग की समस्या आती है कर्ड की, वो आती है खास करके शुरुआत जो अर्ली कॉलीफ्लावर में, मिड कॉलीफ्लावर में। लेट में आता है तब जब आप बहुत दिनों तक इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं। और तो उसको टाइम से हार्वेस्टिंग कीजिए, जब आपको मार्केट में लगे कि जैसे भी आपको लगे कि मार्केट में प्राइस अच्छा है तो आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। प्राइस ज़्यादा मैटर करता है कि आपका हार्वेस्टिंग कब करना चाहिए या क्यों करें, कब करें नहीं करें, ये तो ये ध्यान रखना आवश्यक है। उसके अलावा एक हार्वेस्टिंग करके मार्केटिंग, कई बार इसके पत्ते के साथ भी हार्वेस्टिंग होती है, जो दूध ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पत्ते के समेत इसको भेजते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इसको कॉलीफ्लावर को पूरे तरह से पत्तों से हटा दिया जाता है। इस डिपेंड करता है कि मार्केट में इसकी प्राइस क्या है, तो फार्मर को उसके अनुसार इसको मार्केटिंग करना पड़ता है। तो ये किसान भाइयों, मैं आज आपको बताना चाह रहा था। कॉलीफ्लावर में कुछ जो है वो जिसको हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर करते हैं, वो समस्या आती है, तो उसके बारे में मैं एक एक लाइन में जिक्र कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा तो जैसे आती है, खास करके बटनिंग आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्ली को मिड को लेट लगाते हैं, उसका ब्लाइंडनेस आता है, राइसीनेस आता है, आपने सुना होगा डेफिशिएंसी से राइसीनेस, या अर्ली कॉलीफ्लावर को लेट लगाते हैं, ये इस टाइप की कई। उसके बाद मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से आपने देखा होगा कि जो कर्ड है वो पर्पल कलर का हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जो या तो न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी होता है, या हमारे पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को ना फॉलो करने से होता है, और या फिर हमने ज़्यादा फर्टिलाइजर दे दिया। कई बार ऐसा है ब्लाइंड कर्ड निकलता है, कई बार ऐसा है कि बिग साइज का कर्ड निकलता है, कई बार ऐसा है येलोइंग ऑफ कर्ड होने लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो कर्ड है जो है वो जो सनलाइट के प्रति कितना ढका हुआ है, जो कैरेक्टर होता है। अदरवाइज आजकल फार्मर करते भी हैं कि जो नीचे येलोइंग ऑफ कर्ड होता है, उस कंडीशन में ये राइसनेस वगैरह जो होती है, तो नीचे के पत्ते तोड़ करके फूल के ऊपर शुरू से ही रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि डायरेक्ट सनलाइट उसके कर्ड के ऊपर नहीं पड़ता है, और उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जो कर्ड है वो ज़्यादा वाइट रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में। और जहाँ तक इंसेक्ट पेस्ट की बात करें, तो बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट इसमें लगते नहीं हैं, अगर आप अच्छी तरह से देखभाल करें तो। एफिड वगैरह वाइट फ्लाई कई बार लग भी जाता है। कैटरपिलर है, कैबेज बटरफ्लाई जो है, वो कई बार समस्या आती है कि कैबेज बटरफ्लाई इसके पत्ते के पीछे अंडे देती है, और बहुत ज़्यादा संख्या में अगर हो तो वो पत्तों को खा जाती है, छान जाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पत्ते में देख रहे हैं, पत्ते को पलट के देखेंगे तो उसके पीछे पीले पीले रंग के डॉट्स दिखाई देंगे, जो कि अंडे के रूप में होते हैं। तो उसको पत्ते को काट करके या तोड़ करके आप इसको, या अंडे को डिस्ट्रॉय करके भी ख़त्म कर सकते हैं। ध्यान ये रखना चाहिए कि मार्केटिंग, चूँकि इसका जब हम इसको मार्केट में भेजते हैं और जब ये घर में हमारे को पकाते हैं, तो इसका कोई छिलका नहीं होता है। तो एज सच ही इसको हम यूज़ करते हैं, जैसा हम मार्केट से ले जाते हैं।
तो हाइजीनिक कंडीशन ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा जो है सबसे वो इम्पोर्टेंट है कि आप एक बीइंग एक किसान होने के नाते आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमने स्प्रे कौन सा किया है। अगर ज़रूरत है तभी स्प्रे करें, क्योंकि अगर कॉलीफ्लावर कोई खाने के लिए ले रहा है, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है, तो डेफिनेटली है कि जो आप पेस्टिसाइड डालेंगे वो उसके कढ़ाई में भी जाएगा, उसके खाने में भी जाएगा। तो इनसे बचना चाहिए थोड़ा। कम से कम अगर ज़रूरत हो तभी इस पे स्प्रे करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तो कॉलीफ्लावर में ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको कॉलीफ्लावर के बारे में डिटेल से बता रहा था। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल तरीके से इसको बताने की कोशिश कर रहा था कि किसान की भाषा में, ताकि किसानों को ये लग सके कि कॉलीफ्लावर किसी के लिए भी बहुत ही ऐसा नहीं है कि कोई अनजान है, कोई नई क्रॉप तो है नहीं, बहुत ही पुरानी क्रॉप है, बहुत सालों से इसको उगाई जा रही है। हाँ, लेकिन कहाँ-कहाँ किसान सावधानी बरते। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास किसान आते हैं कि जी हमारा कॉलीफ्लावर का जो पौधा है वो बहुत बड़ा हो गया, उसमें फूल ही नहीं लग रहा है। बहुत बार किसान ऐसे आते हैं कि जी हमने वैरायटी वहाँ से लाई और उसके बाद अब उसमें हमारा इतना छोटा-छोटा कॉलीफ्लावर बन के रह गया है। या जो हमारा कॉलीफ्लावर, अभी कुछ दिन पहले की बात बताऊँ मैं आपको कि हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट का एक फार्मर था, उसने कुछ फ़ोटोग्राफ जो आपको देख भी रहे होंगे, कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजे थे जिसमें जो कॉलीफ्लावर है वो पर्पल, पूरा का पूरा जो क्रॉप है वो पर्पल कलर का हो गया। मतलब उसका जो कर्ड है जो पर्पल कलर का हो गया, जिसको जो मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से हो जाती है, कई बार बोरोन की डेफिशिएंसी से भी कई चीज़ें होती है। लेकिन व्हिप टेल भी आपने सुना होगा, इसमें कॉलीफ्लावर में होता है। इस पत्ते जो है वो चौड़े ना होकर के लंबे-लंबे धागे की तरह बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएँ हैं। इसके बारे में जानकारी आप मेरे मोबाइल नंबर जो है उस पे भी कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि खेत से ही आपको सारी जानकारी मिल सके। तो उस कंडीशन में मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे हौसला मिले। और आप अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करें और लोगों को बोलें कि सब्सक्राइब, ताकि आपको जो है नोटिफ़िकेशन जो है वो टाइम से टाइम आपको मिलता रहे। हमारी जो इच्छा है वो कि मेरी हर बात किसानों तक पहुँचे, और फील्ड से मेरी कोशिश ये रहती है कि फील्ड से ही आपको उस क्रॉप के बारे में जानकारी दी जाए। तो आज हमारी जो क्रॉप थी वो कॉलीफ्लावर थी। मेरा हार्दिक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई कोई प्रश्न है तो ज़रूर लिखें। मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा ना कॉल मोबाइल नंबर भी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, 9418494333। इस पे आप कॉल करके मुझे प्रश्न कर सकते हैं।